कभी कभी किसी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, ताकत थी और लाखों लोगों का भरोसा था। लेकिन फिर एक दिन वही इंसान अचानक इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद सिर्फ मातम नहीं था, थे सवाल, बहुत सारे सवाल। ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी अलग अलग कहानियों, दावों और रहस्यों के बीच उलझा हुआ है। किसी ने इसे पैसों की लड़ाई कहा, किसी ने इसे ताकत की जंग बताया, किसी ने इसके पीछे दुश्मनी देखी और कुछ नाम ऐसे भी सामने आए जिनका जिक्र होते ही पूरी कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या जिस इंसान की जिंदगी बाहर से इतनी कामयाब दिखाई देती थी, उसके आसपास अंदर ही अंदर कोई ऐसा खतरा पल रहा था जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्या उसे अंदाजा था कि उसकी जिंदगी खतरे में है? क्या कुछ लोगों ने उसे चेतावनी दी थी? और अगर दी थी तो फिर वो खतरा टला क्यों नहीं? कभी कभी इतिहास में किसी घटना की सबसे डरावनी बात वो नहीं होती जो सबके सामने हुई, बल्कि वो होती है जो उससे पहले चुपचाप तैयार की जा चुकी होती है। आज हम उसी कहानी के उन हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जहां कामयाबी के पीछे छिपे संघर्ष दिखाई देते हैं, जहां रिश्ते बदलते हैं, जहां दुश्मन सामने आते हैं और जहां एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन से शुरुआत नहीं करनी होगी जब सब कुछ खत्म हुआ। हमें उससे बहुत पहले जाना होगा, क्योंकि हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का सबसे बड़ा राज भी उसके अंत में नहीं, उसकी शुरुआत में छिपा था। और उस शुरुआत में एक ऐसा लड़का था जिसने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि जिंदगी उसे कुछ भी आसानी से देने वाली नहीं है। साल 1951, दिल्ली की गलियों में जन्मा ये बच्चा बचपन से ही समझ गया था कि किस्मत किताबों से नहीं, हालातों से पढ़ाई जाती है। 12 अगस्त 1997, मुंबई की वो सुबह आज भी इतिहास के पन्नों पर धुंध की तरह तैरती है। धूप निकली थी, सड़कें सामान्य थीं, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कुछ ही मिनटों में भारतीय संगीत की दुनिया का सूरज डूबने वाला है। जब टीवी चैनल पर पहली बार ये खबर फ्लैश हुई तो लोगों ने रिमोट बदल दिया, जैसे कोई गलत चैनल लग गया हो। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच क्या ये हो सकता है। सुबह 10 बजे टी सीरीज के संस्थापक, लाखों लोगों की आस्था और संगीत का नाम बन चुके गुलशन कुमार हमेशा की तरह मंदिर पहुंचे। ये उनकी रोज की आदत थी, पूजा, प्रार्थना, शांति। उनके चेहरे पर वही सादगी और आज भी वही श्रद्धा थी। मंदिर के बाहर सब कुछ सामान्य था। धूप छाव अपार्टमेंट के पास सड़क पर वही हल्की फुल्की चहल पहल थी। सामने एक छोटी सी नाई की दुकान साधारण थी, जैसे हर मोहल्ले में होती है। लेकिन उस दिन वो दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, वो इंतजार का अड्डा थी। दुकान में 3 लोग बैठे हुए थे, शांत, स्थिर, लेकिन उनकी आंखों में एक खामोश साजिश पल रही थी। कहा जाता है कि ये सब कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हो रहा था, जहां वक्त घड़ी की सुइयों के साथ आगे बढ़ रहा था और मौत अपनी जगह तय कर चुकी थी। 10-15 मंदिर की घंटियां थमी। गुलशन कुमार पूजा समाप्त करके मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए बाहर आए, अपनी कार की तरफ बढ़े। उन्हें क्या पता था कि आज कार तक का ये छोटा सा फासला उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी सामने आया, पिस्तौल सीधे उनकी कनपटी पर तान दी। बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर कर लेना। ये वाक्य जैसे समय को जकड़ ले गया हो। आसपास खड़े लोगों की सांसें अटक गईं और फिर गोलियों की आवाज। 1, 2, 3, पूरा इलाका दहल उठा। तीनों शूटरों ने मिलकर 16 गोलियां दाग दी थीं। कुछ ही सेकंड और हिंदुस्तान की संगीत दुनिया का सबसे बड़ा नाम सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। लोग भाग रहे थे, कोई चीख रहा था, कोई समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उस काली सुबह के बाद सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों? किस जुर्म की सजा मिली है उन्हें? एक ऐसे इंसान को जिसने भक्ति गीतों को घर घर पहुंचाया, जिसने आम आदमी की जेब में कैसेट डालकर संगीत को अमीरों की चौखट से निकालकर गलियों तक पहुंचा दिया था। बाबा कहते हैं, बड़ा नाम संगीत करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आखिर गुलशन कुमार को किसने मरवाया। गुलशन कुमार की किससे रंजिशें थीं? गुलशन कुमार क्या सच में इसी सजा के काबिल थे? इस वीडियो में कई कहानियों के पर्दे साफ होंगे, लेकिन ये कहानी उस सड़क से शुरू नहीं होती जहां वो गिरे थे। ये कहानी शुरू होती है 1951 से। दिल्ली की गलियों में जन्मा ये बच्चा बचपन से ही समझ गया था कि किस्मत किताबों से नहीं, हालातों से पढ़ाई जाती है। घर में वैभव नहीं था, संघर्ष था, खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां। छोटी सी उम्र से ही वो अपने पिता की जूस की दुकान में खड़े हो जाया करते थे, हाथों में गिलास, चेहरे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सी चमक। अमीरी कभी उनके हिस्से में नहीं आई,
घर चलाने की जिम्मेदारी, परिवार का सहारा बनने का दबाव, ये सब उम्र से पहले उनके कंधों पर आ चुका था। शायद इस छोटे से बच्चे को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और पैसा भी ऐसा जो हालातों का गला पकड़कर उन्हें झुका दे। 23 साल की उम्र में उन्होंने छोटी सी कैसेट की दुकान खोली। वहां वो दूसरी कंपनी के कैसेट बेचा करते थे। दुकान का सारा हिसाब किताब खुद करते। हर बिकती कैसेट उन्हें एक राज बता रही थी। लोग संगीत चाहते हैं, सस्ता, आसान और कुछ अपना सा। और यहीं पर जन्म हुआ एक ख्याल का, क्यों ना अपनी खुद की कंपनी शुरू की जाए। ये ख्याल धीरे धीरे सपना बना और सपने ने आकार लिया सुपर कैसेट इंडस्ट्री का नाम। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बड़े थे। गुलशन कुमार ने तय किया कि वो खुद के रिकॉर्ड कैसेट बनाकर बेचेंगे। फिर पुराने गानों के कवर वर्जन बनाने शुरू किए, जिन्हें नए सिंगर अनुराधा पुडवाल, कुमार सानू, सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण जैसे सिंगर से उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए। सभी उन दिनों के स्ट्रगलर सिंगर थे। बस यहीं से गुलशन कुमार की किस्मत चमक उठी। अनुराधा पडवाल से लता जी के गाने, कुमार सानू से किशोर दा के गाने, सोनू निगम से रफी साहब के गाने गवाए गए। बाजार में इन सिंगर्स के गाने आने पर मानो बाजार में एक नई लहर सी आ गई हो। जहां बड़ी कंपनी के कैसेट 50 से 60 रुपए में बेची जा रही थी, वहीं गुलशन कुमार ने अपने कैसेट्स को 20 से 25 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। बाजार में इधर कोई नई एल्बम आती और गुलशन कुमार उसका कवर वर्जन बना देते। कभी कभी कवर वर्जन ओरिजिनल से ज्यादा चलते। एहसान तेरा होगा मुझ पर और इन सस्ते कैसेट्स ने गुलशन कुमार को गली गली गांव गांव तक पहुंचा दिया। अब लाखों की कमाई हो रही थी। गुलशन जी ने अब भक्ति गानों की तरफ रुख किया। उन्होंने हिंदी मंत्र श्लोक भक्ति गानों के कैसेट तैयार किए, और तो और उन्होंने इन गानों को अपनी आवाज भी दी। और गुलशन कुमार का अब की बार का दिमाग पिछले कवर सॉन्ग से भी ज्यादा हिट हुआ। लोग उन्हें कैसेट किंग ऑफ इंडिया कह रहे थे। 1976 के आते आते गुलशन कुमार का साम्राज्य अब बहुत बड़ा हो चुका था। गुलशन कुमार की महत्वाकांक्षाओं ने एक बार फिर उड़ान भरी। वो दिल्ली से मुंबई आ गए। अब उनका मकसद बॉलीवुड के लिए गानों को प्रोड्यूस करना था, और 11 जुलाई 1983 को उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी सुपर कैसेट इंडस्ट्री का नाम बदलकर टी सीरीज रखा। आपने कभी सोचा होगा कि आखिर टी सीरीज में टी का मतलब क्या है? दोस्तों, टी सीरीज में टी का मतलब त्रिशूल था, और ये वो त्रिशूल था जो असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ सफलता के लिए आगे बढ़ रहा था। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। गुलशन कुमार ने कई फिल्मों के सॉन्ग प्रोड्यूस किए, मगर सफलता मिलने में इन्हें लगभग 3 साल का समय लग गया। समय था 1988 और गुलशन कुमार ने फिल्म कयामत से कयामत तक के सॉन्ग प्रोड्यूस किए। इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे थे कि युवा पीढ़ी के जुबान पर सिर्फ इसी फिल्म के गाने सदाई दे रही है, मंजिल प्यार की। टी सीरीज हो या गुलशन कुमार, भारत देश का बच्चा बच्चा इन दोनों नामों से परिचित हो गया था। 1989 के आते आते उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाना चाहा, और फिल्म प्रोडक्शन में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई लाल दुपट्टा मलमल का। वैसे ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, दुपट्टा मलमल का। इसके बाद भी इनके प्रोडक्शन में कई फिल्में आईं, मगर ये सब की सब फ्लॉप ही हो रही थी। गुलशन कुमार ने विचार बना लिया था कि अब वो फिल्म प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे, सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन पर ही ध्यान देंगे। तभी डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनसे अनुरोध किया कि एक बार फिर वो फिल्म को प्रोड्यूस करें। कई बार अनुरोध करने पर गुलशन कुमार मान गए। अब की बार फिल्म बनाई गई और 1990 में ये फिल्म पर्दे पर आई। दोस्तों, इस फिल्म ने आते ही पर्दे पर कमाल कर दिया था। सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था आशिकी। आशिकी फिल्म ने आते ही रिकॉर्ड तोड़े नहीं थे, ध्वस्त कर दिए थे। आशिकी के सभी गाने लोगों को मुंह जुबानी याद हो गए थे। भुला दूंगा तेरी चाहत में और आशिकी फिल्म के कैसेट करोड़ों की संख्या में बिक रहे थे। टी सीरीज कंपनी के ये कैसेट इतने बिक रहे थे कि अंततः सेलिंग की काउंटिंग ही बंद कर दी गई। इस फिल्म के गानों को नदीम श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किया था। सभी गायक कंपोजर रातों रात स्टार बन गए थे। और दोस्तों, गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री के 75% मार्केट में अपना कब्जा कर लिया था। सोचिए तो दोस्तों, जूस की दुकान चलाने वाला वो लड़का आज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का राजा बन गया था। टी सीरीज ने अपनी और भी सिस्टर कंसर्न खोलकर अलग अलग नामों से अलग अलग इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया था। टी सीरीज ने अगरबत्ती, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट, कैसेट प्लेयर, डिटर्जेंट, मिनरल वाटर जैसी कंपनियां खोल दी थी। और दोस्तों, ये सभी के सभी सफल भी हो रही थी। गुलशन कुमार ने रियल एस्टेट में भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। 1993 तक गुलशन कुमार की कमाई 350 करोड़ सालाना पहुंच गई थी, और 1997 के आते आते ये कमाई 500 करोड़ पहुंची। भारत के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोगों में नाम सबसे ऊपर था गुलशन कुमार जी का।
और आज गुलशन कुमार अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में भी दान कर रहे थे। गुलशन कुमार जी ने उन दिनों न जाने कितने नए मंदिर बनवाए और तो और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। गुलशन कुमार माता वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे। कहते हैं उन दिनों वैष्णो देवी मंदिर में रोजाना 1 लाख रुपए का भंडारा कराते थे गुलशन कुमार। पर बेशुमार बढ़ती दौलत अब कई लोगों के मन में अखरने लगी थी। सभी बड़ी म्यूजिक कंपनी HMV, टिप्स म्यूजिक, इंडिया किंग गुलशन कुमार की लोकप्रियता और बढ़ते व्यापार से परेशान थी, क्योंकि इन्हें मजबूरन अपने संगीत प्राइस कम करने पड़ रहे थे। वैसे गुलशन कुमार उन दिनों इतनी बड़ी ताकत बन गए थे कि जिस कलाकार से अपना हाथ पीछे हटा लेते उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता। गुलशन कुमार साहब की उन दिनों कई कलाकारों से अनबन भी चल रही थी, जिनमें से कुछ कलाकारों का करियर खुद गुलशन कुमार ने ही बनाया था। इनमें से एक नाम था बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर नदीम सैदी का भी। फिल्म आस्की के बाद नदीम श्रवण ने कई दर्जन फिल्मों का म्यूजिक दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने नदीम सैफी को गुलशन कुमार का कट्टर दुश्मन बना दिया। ये कहानी कुछ यूं है। कुछ गाने जिन्हें नदीम श्रवण कंपोज कर रहे थे उसे गुलशन कुमार अनुराधा पुडवाल से गवाना चाहते थे, पर नदीम सैफी चाह रहे थे कि वो सभी गाने अलका याग्निक अपनी आवाज में गाए। इस बात को लेकर गुलशन और नदीम में कई बार विवाद हुआ। ये तनाव तब ज्यादा बढ़ा जब 1997 में नदीम ने अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बनाया। उसमें गाने कंपोज किए और तो और गाने खुद गाए। गुलशन कुमार साहब से कहा कि आप इस एल्बम के राइट्स खरीद लें, पर गुलशन कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे और नदीम सैफी के सामने ही कह दिया, नदीम तुम अच्छे म्यूजिक कंपोजर तो हो पर अच्छे गायक नहीं हो। पर नदीम ने भी जिद पकड़ ली और पुराने संबंधों की वजह से गुलशन कुमार ने इस एल्बम के राइट्स खरीद लिए। इनकार करके भी इकरार कर दिया और तो और इसे प्रमोट करने के लिए अपनी बहुत सारी रकम भी लगा दी। पर शायद गुलशन कुमार सही कह रहे थे और जब एल्बम फ्लॉप हुआ तो नदीम ने खुलेआम कहा, मेरे एल्बम को गुलशन कुमार ने सही से प्रमोट ही नहीं किया ताकि मैं कहीं एक अच्छा एस्टैब्लिश गायक न बन जाऊं। इस बात से दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ गए थे और रिश्ते ऐसे बिगड़े कि गुलशन कुमार ने अपने कई प्रोजेक्ट से नदीम सैफी को हटा दिया। गुलशन कुमार के हाथ खींचते ही नदीम को काम मिलना बंद हो गया। नदीम सैफी को लग रहा था कि गुलशन उनका करियर खराब कर रहे हैं और एक दिन गुस्से में आकर गुलशन कुमार के सामने नदीम सैफी ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। वैसे 90 के दौर में गुलशन कुमार की शहरत सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के बीच ही नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड माफिया के बीच भी खूब चुभ रही थी। 90s के समय मुंबई केवल सिनेमा तक सीमित नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड का घनघोर साया बन चुका था। दाऊद इब्राहिम दुबई और पाक से मुंबई को कंट्रोल कर रहा था। दाऊद का गैंग मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स, व्यापारियों और प्रोड्यूसर से हफ्ता वसूल था। जो वसूली देने में जरा सी भी आनाकानी करता उसकी हत्या करवा दी जाती। कहते हैं 1995 की शुरुआत से ही गुलशन कुमार को धमकी वाले कॉल आने लगे थे, पर गुलशन कुमार ने कभी इन धमकियों की परवाह नहीं की। और तो और एक बार इस फोन कॉल का जवाब देते हुए गुलशन कुमार ने खुल के कह दिया, तुम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई देने से अच्छा है मैं वैष्णो माता के मंदिर में भंडारा करवा दूं। और इन धमकियों के आने के बावजूद गुलशन कुमार कभी भी कहीं भी जाने में परहेज नहीं करते। वो बड़े बड़े रिलीजियस प्रोग्राम में खुलकर जाया करते। उनका रूटीन पहले की तरह वैसा ही रहा। वो रोज सुबह उठकर जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते और वहां पर बिल्कुल आम नागरिक की तरह ही पूजा करते। शायद उन्हें कहाँ पता था कि कोई उनके रूटीन को फॉलो कर रहा है। 12 अगस्त 1997 के दिन जीतेश्वर महादेव मंदिर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। तभी सुबह के करीब 10 बजे गुलशन कुमार अपनी कार से अपने ड्राइवर रूपलाल के साथ मंदिर पहुंचे। हर दिन की तरह 30 मिनट तक उन्होंने पूजा पाठ किया। पूजा समाप्त की और मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर कार की तरफ बढ़ ही रहे थे, उससे पहले एक आदमी ने उनकी कनपटी पर पिस्तल सताई और बोला, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर पूजा करना। जब तक गुलशन कुमार को समझते तब तक उस आदमी ने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली माथे को छूकर निकल गई। पूजा की थाली जमीन पर गिर गई। अब गुलशन कुमार छटपटाते हुए आसपास के घरों की तरफ भागते हैं। माहौल इतना खौफनाक था कि वहां खड़े लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। ऐसे में उस आदमी के साथ खड़े 2 लोग और आगे बढ़ते हैं, गुलशन कुमार पर गोलियां चलाने लगते हैं। गुलशन कुमार बुरी तरह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई क्या इतना भी निर्मम हो सकता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इन तीनों हत्यारों के आका फोन पर ही ये सारी घटना सुन रहा था, क्योंकि उस आका को गुलशन कुमार को दर्द से कराते हुए सुनना था। इधर घायल गुलशन कुमार घिसिल घिसिल कर पास के बने बाथरूम पहुंचते हैं। इन चंद मिनटों के दौरान गुलशन कुमार का ड्राइवर रूपलाल उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उन्हीं तीनों हत्यारों में से एक ने ड्राइवर के ऊपर कई गोलियां चलाई। ड्राइवर भी गोलियों से बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद तीनों हमलावर गुलशन कुमार पर लगातार गोलियां बरसाते रहे और ये गोलियां तब तक बरसाई जब तक उनके प्राण नहीं
निकल गए। दर्जनों गोलियों में से 16 गोलियां उन पर लगती हैं और जिस मंदिर का जीर्णोद्धार खुद गुलशन कुमार ने करवाया था, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर गुलशन कुमार छटपटाते हुए दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, दुख की बात तो ये थी कि वहां ना जाने कितने लोग थे, मगर मदद के लिए कोई नहीं आया। तीनों हत्यारे वहीं खड़ी एक टैक्सी से उसके ड्राइवर को बाहर निकालकर फेंक देते हैं और खुद टैक्सी में बैठकर भाग जाते हैं। लाख कोशिश के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका और गुलशन कुमार की मौत की खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे बॉलीवुड को ही गमगीन कर दिया था। सभी जगह पूछताछ हो रही थी और जब घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चलता है कि अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। 5 अगस्त 1997 को फोन आया था और कहा था, वैष्णो देवी में लंगर खिला रहे हो, कुछ हमें भी खिला दो। उन्होंने बताया कि उसने फिर गुलशन कुमार जी से गाली गलौज भी की, पर गुलशन कुमार ने कभी इन धमकियों की कोई परवाह नहीं की। बहरहाल 13 अगस्त को मुंबई से दिल्ली इनके शव को ले जाया गया और वहीं पर अंतिम संस्कार हुआ। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पता लगता है कि महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को इस हत्या के होने की खबर पहले से ही अपने खबरियों से मिल चुकी थी, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। खैर, जिस इंसान ने भारत को इतने अच्छे अच्छे भक्ति भजन दिए, जिसने टी सीरीज नाम का साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसकी हत्या इतनी निर्मम होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जिसके भंडारे लगातार वैष्णो देवी में रात दिन चला करते थे, जिसने ना जाने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसकी हत्या इतनी निर्लज्जता से की जाएगी। पर प्रश्न तो ये है कि इन हत्यारों का उसके बाद क्या हुआ। वैसे दोस्तों, तो इनमें से अब्दुल रऊफ को कोलकाता से साल 2001 में पकड़ लिया गया। साथ ही 19 लोगों पर इस मर्डर में मिले होने के चार्जेस लगे, पर सबूत न होने के कारण इन सभी को रिहा कर दिया गया। जी हाँ, नदीम सईदी का क्या हुआ? नदीम सईदी उस मर्डर के तुरंत बाद भारत देश को छोड़कर लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। और एक बात और जान लीजिए, जिन 19 लोगों पर इस मर्डर के आरोप लगे थे, उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तुरानी का भी था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने टी सीरीज कंपनी को बर्बाद करने के लिए गुलशन कुमार की सुपारी दी थी। अब किसी के चले जाने के बाद तो ना जाने कितनी कहानियां बनती हैं, और एक कहानी ये भी बनी कि अंततः पूरे प्लान के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के शागिर्द अबू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार कर लिया गया और अभी भी वो जेल में है। और रही बात नदीम सईदी की, तो उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा कि उनका गुलशन कुमार के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वैसे दोस्तों, एक बहुत महान शख्सियत हमारे बीच से जा चुकी थी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुलशन कुमार की हत्या का मुख्य आरोपी कौन था। गुलशन कुमार की कहानी का अंत भले ही बेहद दर्दनाक था, लेकिन उनकी बनाई हुई पहचान वहीं खत्म नहीं हुई। एक इंसान चला गया, मगर उसकी आवाज रह गई, उसके बनाए गीत रह गए, उसके सपने रह गए, और सबसे बढ़कर वो सफर रह गया जिसने ये साबित कर दिया कि एक साधारण शुरुआत वाला इंसान भी अपने दम पर एक ऐसी दुनिया खड़ी कर सकता है जिसे मिटाना आसान नहीं होता। लेकिन इस पूरी कहानी में शायद सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी कई सवाल लोगों के मन में आज तक जिंदा हैं। आखिर इस साजिश के पीछे असली वजह क्या थी? कौन सच बोल रहा था और कौन अपनी कहानी बचा रहा था? किसके पास पूरी सच्चाई थी? और क्या इस कहानी के सारे किरदार कभी पूरी तरह सामने आ पाए? इन सवालों के जवाब अदालतों, खबरों और अलग अलग दावों में तलाशे गए, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय बीतने के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे होते चले जाते हैं। गुलशन कुमार की जिंदगी हमें एक बात जरूर सिखाती है, कामयाबी सिर्फ ऊंचाई नहीं देती, कभी कभी वो आपको उन नजरों के सामने भी खड़ा कर देती है जिनका इरादा आपको गिराने का होता है। लेकिन इंसान की असली विरासत उसकी जिंदगी की लंबाई नहीं होती, उसकी विरासत होती है उसके जाने के बाद भी उसका नाम कितने लोगों की जिंदगी में जिंदा रहता है। आज भी जब कोई उनका भक्ति गीत सुनता है, जब पुराने दौर का कोई संगीत याद आता है, या जब टी सीरीज का नाम सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उस आदमी की मेहनत की कहानी भी सामने आ जाती है जिसने बेहद साधारण शुरुआत से एक असाधारण सफर तय किया था। शायद इसी वजह से कुछ लोग मरकर भी खत्म नहीं होते, वो अपनी आवाज में रह जाते हैं, अपनी मेहनत में रह जाते हैं और लोगों की यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। अगर आपको ये कहानी सच में कुछ फील करवा पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अनकही, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ, किसी इंसान की जिंदगी खत्म की जा सकती है, लेकिन क्या उसकी बनाई हुई विरासत को कभी खत्म किया जा सकता है?